नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपात बैठक बुलाई है और यह बैठक यूक्रेन के मसले पर है और इस बैठक में आज दोनों देशों के बीच बन रहे हालातों पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन विवाद के लिए आज अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज अमेरिका सहित पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रूस को घेरने की कोशिश करेंगे। साथ ही खबर यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज रात यूक्रेन संकट को लेकर वोटिंग की जानी है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या वोटिंग से इस समस्या का समाधान निकलेगा। सभी देश यूक्रेन के मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। सभी 193 देश इस मसले पर वोटिंग करेंगे। आज रात 8:30 बजे वोटिंग होगी और इससे पहले सोमवार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस को कड़ी फटकार लगाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से तुरंत युद्ध विराम के लिए कहा था, मगर पहली खबर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं दूसरी खबर की। और आइए इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें उससे दूसरी खबर भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब गुरुवार को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण के लिए आगामी 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे और प्रचार थमने के साथ ही इन जिलों की सीमाएं सील कर दी गई और चौकसी भी बढ़ा दी जाएगी। यूपी में अब केवल छठे और 7वें चरणों का मतदान बचा हुआ है। इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। साथ ही छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर आदि शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं, जो कि 750 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि फाजिल नगर से है। और फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त हिंसा भड़क गई जब रोड शो के दौरान सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमलावरों ने हमला कर दिया। खालवापट्टी गांव में हुए पथराव में पूर्व मंत्री के काफिले के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौर्य ने जहां भाजपा समर्थकों पर उन्हें मारने के इरादे से हमला करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि हमले की शुरुआत मौर्य के लोगों ने की थी, जहां से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो देखिए, जैसे हमने पहले बताया कि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह का तनाव जारी है और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए और उनसे जानेंगे कि डॉक्टर रमेश वर्मा जी सीधे आपके पास ही आते हैं और आपसे जान लेते हैं कि जो देखिए पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज वोटिंग होनी है, तो इसको कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? क्या इससे कोई असर पड़ने वाला है? रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके के हालात बने हैं, तो क्या वोटिंग से कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, वोटिंग एक सामान्य प्रक्रिया है और जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनी एक भूमिका है। वो ऐसे मुद्दों पर विचार करती है और विचार करके एक राय लेती है कि अब क्या किया जाना चाहिए और फिर उस पर वोटिंग भी होती है। अगर देखा जाए तो इस महायुद्ध में 2 बार बैठकें भी हो चुकी हैं और वहां पर वोटिंग भी हुई है और इसी कारण अमेरिका, पश्चिम देश, तमाम अन्य देशों ने भी रूस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को जिस मजबूती के साथ, जिस शक्ति के साथ, संबल के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है।
उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये जो महाशक्तियां हैं इनका अपना वर्चस्व, और सच बात तो यह है कि ये जो महाशक्तियां हैं कभी कभी संयुक्त महासभा की परवाह भी नहीं करती हैं। नहीं तो जब एक निर्णय हो चुका, अब आप देखिए जेनेवा में एक समझौता हुआ था, बमबारी नहीं की जाएगी, उसके बाद भी जेनेवा जो सम्मेलन हुआ उसके फैसलों का उल्लंघन करते हुए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि ये कोशिश की जाती है कि जो लोग तटस्थ हैं, जो लोग सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, वो भी हमारे पाले में आ जाए। आज ही मैं जर्मन के राजदूत का एक बयान देख रहा था, और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आज बैठक हो रही है, वोटिंग होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो आवश्यकता के अनुरूप हैं, और ये अपेक्षा भारत से की है कि भारत भी अपने विचारों में, अपने सोच में बदलाव लाए। मतलब सीधा क्या? मतलब ये है कि आप भी पाले में खड़े हो जाइए। भारत की क्या नीति है? भारत शांति का प्रतीक है। बिल्कुल। भारत ने दुनिया के कोने कोने में शांति की मिसाल जलाई है, लेकिन दुनिया में शांति के कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो न खुद चैन से रहते हैं न किसी को रहने देते हैं। भारत आज भी, भारत ने 2 बार जब वोटिंग हुई इसमें साथ नहीं दिया। भारत क्या चाहता है कि आप इस तरीके से झगड़ों को बढ़ाइए मत, सीधा काम ये कीजिए, सकारात्मक सोच लेकर के आइए और युद्ध खत्म हो, शांति से बातचीत हो, कूटनीति का रास्ता हो। और भारत ने इस पर सशक्त पहल भी की, पुतिन से बातचीत की 25 मिनट तक, और साथ में यूक्रेन के भी राष्ट्रपति से बातचीत की और कहा कि वार्ता के द्वारा, कूटनीति के द्वारा जो है इसको हल कीजिए, शांति बनाए रखिए, युद्ध कोई भी हल नहीं है। इसी प्रकार से हम प्रतिबंध लगाएं, शर्तें लगाएं, लोगों को कटघरे में खड़ा करें, आलोचना करें, ये कोई रास्ता नहीं है। भारत ने कहा है और भारत अपने इस पे अडिग भी है। भारत यही चाहता है शांति हो। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से देखिए 7वें दिन भी युद्ध जारी है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो भी पहल अभी की गई है, चाहे वो शांति वार्ता की हो या फिर प्रतिबंध लगाने की हो, वो सब बेनतीजा साबित जरूर हुई है। वहीं अब अगर बात करें कि रूस अपना रुख इख्तियार कर चुका है, वो जब बात करने के लिए भी जाता है तो भी देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा भी कि मेरे ऊपर हमले किए जाते रहे, जबकि हम वार्ता के लिए गए हुए थे, इस दौरान भी यूक्रेन पर हमला जारी रहा। वहीं एक बयान सामने आता है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की वाइफ है, वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूं। तो जब दोनों ही लोग झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, राउंड टेबल पे आके बातचीत नहीं करेंगे, और या कहें कि एक अपने आप जब किसी नतीजे पे आने का प्रयास ही नहीं होगा, यानी कोई झुकने को जब कोई एक पक्ष तैयार नहीं होगा या समझौते के लिए तैयार नहीं होगा, तो क्या किस वार्ता का, या फिर हम कह लें चाहे वोटिंग की बात कर लें, तो चाहे कुछ भी हम कर लें, तो क्या इससे कोई नतीजा निकलने वाला है? और अगर जो एक बात आपने शुरुआत में भी कही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो महाशक्तियां हैं, यानी जो महाशक्तिशाली देश हैं, तो यही जुड़ के तो संयुक्त राष्ट्र महासभा बनी थी, तो अब आखिर संयुक्त राष्ट्र के डर इन देशों के अंदर क्यों नहीं है? देखिए, ये लोग अपनी धींगा मुस्ती करते हैं। रूस भी वही काम कर रहा है। और रूस जो है वैश्विक में अपनी प्रबल ताकत का पहचान बनाना चाहता है। अब देखिए, अगर वार्ता से कोई समस्या का हल हो जाता तो वार्ता पहले क्यों नहीं की गई? अब जब चरम सीमा पर वार्ता हुई, उसके बाद भी कह रहे अच्छा वार्ता करिए, और वार्ता कहाँ हो रही है? वार्ता हो रही है उस स्थान में जो स्वयं युद्ध में शामिल हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति विरोध कर रहे हैं, भाई वहां वार्ता मत कीजिए, लेकिन रूस कह रहा, इसके मतलब कि वो सब वार्ता पर विश्वास नहीं कर रहे, और वो अपनी शक्ति का बिल्कुल दुरुपयोग कर रहा है रूस। और रूस ये चाहता है कि बस हमारी दादागिरी बरकरार रखे, और यही कारण है कि जो महाशक्तियां जैसे चाइना है, ये सब भी इस पर नजरें टिकाए हुए हैं।
और नजरें टिका करके ये कहीं ना कहीं ये अपने उद्देश्यों की, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई वार्ता से हल निकलना वाला होता तो जिस तरीके से भारत ने कहा तो एक कोई ना कोई पहल होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वहां पर जो बड़ी शक्तियां हैं वो अपने कब्जे में छोटे छोटे देशों को रखती हैं और उनके द्वारा अपना गेम खेलती हैं। तो और इसी में यूक्रेन भी इसी में शामिल है। पहले इनको ऐसे ही रखा गया और अब ये विरोध का कारण हो रहा है। ठीक बात है जी। वही जानना चाह रहे थे कि जो ये नाटो देश हम कहते हैं या कह लें 193 जो देश हैं जो खुलकर रूस के सामने नहीं खड़े हो रहे हैं, तो इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि किस तरह के समीकरण सामने आएंगे, क्योंकि जो 93 देश हैं ये खुलकर सामने जरूर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो इंटेलिजेंस से मदद कर रहे हो, चाहे वो हथियारों से मदद कर रहे हो, यानी किसी ना किसी तौर पर इनडायरेक्टली वे में मदद भी की जा रही है। कुछ देश ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं लेकिन सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये समीकरण को खराब करने का काम नहीं कर रहे कि जो वार्ता होनी है उसमें कहीं ना कहीं ये खलल पैदा करेगा? नहीं, देखिए जहां तक नाटो की बात है या जो दुनिया में और ग्रुप्स हैं जैसे G7 ग्रुप है, ये सब है दुनिया में है जी। लेकिन ये अपने हितों की रक्षा करते हैं। जैसे नाटो है, नाटो भी है कि जो हमारे सदस्य हैं उनकी रक्षात्मक व्यवस्था हम करेंगे। अब नाटो कुछ भी कर सकता हो, लेकिन नाटो ने इतना तो किया ही कि एक खबर आई है कि नाटो ने अपने बॉर्डर पर सेना लगा रखी है ताकि ये अतिक्रमण ना हो जाए। माने जैसे कि कहा जा रहा है कि दूसरे देश इसमें प्रभावित हो जाएंगे, तो उसने किया। लेकिन दुनिया के दूसरे देश है, अब अमेरिका भी बहुत कहा करता था, लेकिन अमेरिका ने बाद में कह दिया हम सेना नहीं भेजेंगे, हम हथियार दे देंगे। पोलैंड ने जिस तरीके से फाइटर प्लेन देने की बात की 25, अब सवाल ये उठता है कि फाइटर प्लेन आप लेके कहाँ जाएंगे जब उनकी एयरबेस ही बंद है। बहरहाल आप स्थितियां बड़ी विकट हैं। तो ये जो भी होते हैं तो लोग पहले अपना हित देखते हैं, तो नाटो पहले अपना हित देख रहा है और वो क्यों कूदेगा? हाँ, नाटो एक मानसिक दबाव बनाता है या दुनिया के जो संगठन होते हैं वो एक मानसिक दबाव बनाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अड़ जाता है अपनी बात पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, तो ऐसी स्थितियों में वो मानसिक दबाव भी कोई काम नहीं आता है। मानसिक दबाव काम ना आना, क्या इसकी वजह यह है मान के चले कि इसमें देरी हुई? क्योंकि कोई जो युद्ध जैसे हालात होते हैं ये एक दिन में तो नहीं बनते। तो जब पहले मानसिक तौर पर हमला करने की बारी थी तब हम लोग शायद या कहें जो नाटो देश है वो कहीं ना कहीं चूक गए ये दबाव बनाने में, और अब जब युद्ध हो गया तब वो प्रतिबंध लगा करके मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं। यानी जब जिस चीज की कार्रवाई की जरूरत थी उसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ है। देखिए, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी चीज पर कुछ भी थोपने से पहले ये सोचना चाहिए कि तत्कालिक परिस्थितियां क्या थी, उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे। क्यों अमेरिका बार बार कह रहा था युद्ध होने वाला? क्यों अमेरिका बार बार तारीख तक दे रहा था? अमेरिका ये भी कह रहा था, जबकि वो दौर जब था कि अमेरिका ने कहा कि बुधवार को युद्ध हो जाएगा और उसी दिन रूस कह रही कि हमने अपनी सेना को वापस ले लिया। ये क्या है? ये सिर्फ कूटनीति और रणनीति है। तो दुनिया को सब मालूम है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बेबसी होती है, और यही बेबसी जो है दुनिया के तमाम छोटे छोटे मुल्कों के सामने है, और महाशक्ति अपने ढंग से काम करती है और वो कर रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि बात चाहे इंडिया की करें या फिर चाइना की, अगर यूक्रेन की बात की जाए तो उसकी नजर दोनों पर है, और ताकि जो इनसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिससे उम्मीदें बहुत है कि हालात शायद काबू में होंगे अगर ये कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन ये जो मतलब निर्णय लेने में जो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं या बच रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ये सब अपने अपने हित हैं लोगों के। लोग पहले अपना हित देखते हैं और फिर दूसरे की बात करते हैं। तो इसलिए कोई भी आक्रामकता क्यों करे, क्यों अपने ऊपर युद्ध झेले, क्यों अपनी सेना को भेजे, ये सारी परिस्थितियां, इसलिए प्रतिबंध तो लगाए जा रहे हैं और प्रतिबंध का भी असर होता है। ऐसा नहीं है कि रूस उससे परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ रही है, रूबल में गिरावट आ गई है। तो इस तरीके से प्रतिबंधों से भी, और ऐसा नहीं है रूस भी परेशान है। आज ये खबर आई थी कि पुतिन का परिवार जो है एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। तो ये सब क्या है? इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि
यूक्रेन भी तेजी के साथ लड़ रहा है, लेकिन वही बात है ना कि जब दादागिरी, वर्चस्व की लड़ाई और मोहल्ले में कैसे हमारा ही वर्चस्व चले, जब ये स्थिति आ जाती है तब फिर जो है परेशानियां बढ़ जाती है, जो रूस ने इस समय कर रखा है। बिल्कुल, जब वर्चस्व की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं हानि तो होती है, और कोई युद्ध किसी भी प्रकार का हो, लोगों की हानि अवश्य देखी ही जाती है। यानी कि अगर जो हम कहें कि निर्णय पर किसी तरीके से पहुंचा जा सकता है तो केवल राउंड टेबल पर बात करके और किसी तरीके से चर्चा करके अगर आपसी सामंजस्य बैठा लिया जाए तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम लग सकता है। आपका डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब गुरुवार को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, और वहीं छठे चरण के लिए आगामी 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के थमने के साथ ही इन जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यूपी में अब केवल छठे और 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है, और इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। छठे चरण के मतदान में यूपी के 57 सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद हमारे साथ जुड़ेंगे, और आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण छठे चरण के चुनाव में बन रहे हैं। और आपको बता दें कि 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और साथ ही जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें प्रमुख रूप से जो जिले हैं उसमें से देखिए कुछ जिले हम आपको बता रहे हैं, बलिया है, गोरखपुर है, और गोरखपुर वो जिला है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ यानी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। संत कबीर नगर है, बस्ती है, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर आदि इसमें शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं, जो कि 750 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो 750 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। तो छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला जो कि गोरखपुर भी है और वो इसमें शामिल है। अब बात तो ये मुख्यमंत्री का जिला होने के साथ साथ आपको बता दें कि गोरखपुर जिला होने की वजह से और क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए अहम माना जा रहा है, और ऐसे में सभी की निगाहें गोरखपुर सीट पर रहने वाली हैं। तो ये प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा छठे चरण में। और आपको एक बार फिर से बता दें कि इन जिलों में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं, जो कि 750 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। तो ये चुनाव कितना अहम होने वाला है इसी से समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर बात करें हम गोरखपुर की, तो गोरखपुर के साथ साथ बलिया भी है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, महाराजगंज है, अंबेडकर नगर है, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर इसमें शामिल हैं। और तो बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर आदि जिले इसमें शामिल हैं, और जहां पर देखिए चुनाव होने वाला है। और सभी की निगाहें जिस सीट पर रहने वाली हैं तो वो गोरखपुर है, क्योंकि वो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहलाता है, या कहें वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सीट अहम मानी जा रही है और सभी की निगाहें वहां पर रहने वाली हैं। हालांकि जिस तरीके से जो कहें कि विपक्ष चाहे पक्ष हो, सपा भी पूरी तरीके से टक्कर में नजर आ रही है, और जो सपा के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। तो वहीं भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ कह चुकी है कि सपा इस बार कहीं नहीं दिखेगी। तो ये दोनों, आप चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का वार पलटवार जारी है। और इसी बीच छठे चरण का मतदान कल होना है, और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए छठे चरण का मतदान करेंगे, और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि देखिए वोटिंग है वहां पर प्रमुख रूप से बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती हो या महाराजगंज हो, ये वो प्रमुख जिले हैं जहां पर ये वोटिंग होनी है। तो जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं, यानी कि 2.25 करोड़ लोग अपने मताधिकार का कल प्रयोग करेंगे। यानी कि छठे चरण के मतदान के लिए 225 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो कि 750 प्रत्याशियों के भविष्य का ये फैसला जो कि ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 10 मार्च को इसका नतीजा आएगा। हालांकि लगातार
चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, फिर चाहे भाजपा की बात करें या सपा की, दोनों ही पार्टियां लगातार लोगों को रिझाने में लगी हुई थी, अपने पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही थी। एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां हमलावर थीं और अपने पक्ष में वोट करने की लगातार अपील की जा रही थी। इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं अगर देखिए बात करें बूथों की, तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई है तो वहां का वोटिंग प्रतिशत 60% रहा है। यानी कि लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की गई, सेल्फी पॉइंट बनाए गए, व्यवस्थाएं अच्छी की गई, जो पुलिस का पहरा है वो मजबूत किया गया लोगों के अंदर से, ताकि डर ना हो। और पुलिस ने भी अपील करी कि बेखौफ होकर आप अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। और कोशिश यही है कि लोग अपने घर से निकलें, मताधिकार का प्रयोग करें, और मताधिकार के प्रयोग के साथ साथ जो आपको बता दें कि 750 प्रत्याशी हैं जो कि छठे चरण में चुनाव में है खड़े हुए हैं, तो इनका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे कि कितना क्या रहने वाला है। और आपको बता दें कि गोरखपुर सीट पर सभी की निगाहें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां से चुनाव लड़ने की वजह से सभी की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं कि इस बार फैसला क्या रहने वाला है। वहीं अगर पार्टियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं, और जब भी कोई रोड शो या जनसभा को संबोधित किया जाता है तो देखिए लगातार अगर भाजपा जनसभा करती है तो वो सपा पर हमला करती है। इस दौरान हमने कई डायलॉग भी सुने, फिर वो चाहे चर्बी हो या गर्मी हो, इस तरीके की बयानबाजी की गई। अब इससे कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान, ये अब छठे चरण के चुनाव के मतदान के बाद पता चलेगा, और इतना किसका असर देखा जा रहा है। तो बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर इस जिले इसमें शामिल है जहां पर छठे चरण के ये चुनाव होने। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर राशिद हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या समीकरण कल के चुनाव को देखते हुए आप वहां पर जमीनी हकीकत हमको बताएं, जरा क्या समीकरण वहां पर बनते दिख रहे हैं आपको? छठे फेज का जो मतदान होना है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके 6 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कर लिया उन्होंने, बाकी 5 जो मंत्री हैं उनके साथ दांव पे लगी हुई है। भैया अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू भी इसी देश में चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार वो विधायक बन चुके हैं। क्या इस बार हैट्रिक लगा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए आपको बता दें कि माहौल है पूर्वांचल का, समीकरण जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस बार जातियों को लेकर ज्यादा, क्योंकि छोटे जो दल है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक कसौटी पे खड़े उतरने की बात आई है, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अभी तक ये दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जो पूरी तरह से साफ हो रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इससे बड़े दावे कर रहे थे, क्या पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को सीटें दिलाने में कामयाब होते हैं? वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना दल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद साथ में है। देखिए ये पूर्वांचल का जो गढ़ है ये एक जाति समीकरण माना जाता है, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की बात की जाती है तो छोटी जातियां बहुत हावी इसमें देखने को मिलती हैं। पिछली बार जो 57 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें से 46 जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और वही अगर बात की जाए तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बचाने में कामयाब हो चुकी है? राशिद, लगातार ये कहा जाता रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो छठे चरण के चुनाव के लिए जब जनता बाहर निकलेगी तो उसके मन में आखिर क्या कुछ चल रहा होगा कि इन चीजों को लेकर के वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकलेंगी? देखिए आपको बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पूर्वांचल के अंदर देखा जा रहा है कि छोटा जानवर जो है किसान है, छोटा जानवर से किसान काफी परेशान दिखा। और पूर्वांचल में कहीं ना कहीं, अच्छा ये भी बता दें कि पूर्वांचल में कानून व्यवस्था ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए पूर्वांचल में जिस तरह का माहौल था, जहाँ व्यापारियों से, छोटे व्यापारियों से वसूली होती थी, गुंडाई होती, माफियागिरी होती थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने उसको कम किया है और कहीं ना कहीं अपना ये जो कानून व्यवस्था की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी उसको कायम किया। चलिए बिल्कुल, छोटा जानवर यानी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है।
तो बड़ी बात आपने कही। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कल कितने प्रतिशत वोटिंग होती है और मताधिकार का प्रयोग करने लोग निकलते हैं और किन चीजों को ध्यान में रख के वोटिंग करते हैं। तो राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए और हम बात कर लेते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की। आपको बता दें, पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद से ही भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा राजनीति की दोहरी नाव पर सवार हैं। तो वहीं फाजिल नगर पर हुए हमले के बाद वह खुलकर पिता के समर्थन में आ गई और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संघमित्र, जिसका अर्थ होता है दोस्ती के साथ एकता, मगर इसके ठीक उलट सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से लगातार दूर जाती दिख रही हैं। कहने को वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था जताती रही हैं, पार्टी में ही रहने के दावे कर रही हैं, लेकिन पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद से वो राजनीति की दोहरी नाव पर सवार हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिले से गायब रहने हो और फाजिल नगर में पिता का चुनाव लड़ने के वीडियो चर्चाओं को दम दे रही थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद वो खुलकर उनके समर्थन में आ गई हैं। फेसबुक लाइव में तो उन्होंने बदायूं के भाजपा नेताओं पर भी सीधे सीधे हमला बोला और कच्चा चिट्ठा खोलने तक की धमकी दे डाली। देखना दिलचस्प होगा कि संघमित्रा की अजब सियासत में गजब पैतरेबाजी क्या गुल खिलाएगी। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी थी, तभी से सांसद संघमित्रा मौर्य भी चर्चा में रही हैं। जिले में नामांकन के दौरान ही दिखाई पड़े, चुनाव प्रचार में कहीं नहीं पहुंची। बार बार वो यही कहती रही कि अपने पिता के क्षेत्र में भाजपा का प्रचार करने नहीं जाएंगी, लेकिन 2 दिन से उनकी फाजिल नगर में उपस्थिति बहुत कुछ साफ कर रही है। वहीं फाजिल नगर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुए घटनाक्रम के बाद सांसद ने फेसबुक पर लाइव वीडियो अपलोड कर राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद उन पर होने वाली टिप्पणी को लेकर बदायूं सांसद मुखर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए जहां पिता की आलोचना करने वाले आलोचकों को जवाब दिया था, वहीं उन्होंने पार्टी न छोड़ने की अटकलों पर विराम भी लगाया था। डॉक्टर संघमित्रा ने इस बात को पहले ही कहा था कि पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन पिता पुत्री नहीं। फाजिल नगर हमले के बाद गर्म होने वाली सियासत का क्या रंग दिखेगा, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल सकेगा। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज।
और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम 3 शहर 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं गाजीपुर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरत आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।